हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर होरस और आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉडी फ्लूइड्स। इसमें हम दो स्पेशल फ्लूइड, एक है ब्लड जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें होते हैं आर्टरी, वेन, कैपिलरी और हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बह रहे होते हैं। और एक होते हैं हमारा टिश्यू फ्लूइड्स जो टिश्यू में रहते हैं, लिम्फ। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इन दो फ्लूइड के बारे में जानने से पहले हमारे बॉडी के अंदर टोटल किससे कैसे कैसे फ्लूइड कहाँ पे रहते हैं उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। एक होते हैं सेल के अंदर जो होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सबसे ज़्यादा 60% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। वो सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह में होते हैं। और एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसका 40% होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फिर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि IF होते हैं। वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे होते हैं? टिश्यू के अंदर जो इंटरस्टिशियम होते हैं उसमें आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाए जाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, दो फ्लूइड जो इम्पोर्टेंट है, एक होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? ये होते हैं आपका ब्लड में जो ब्लड वेसल्स, ये मान लीजिए एक आर्टरी हो रहा है, इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं मान जो यहाँ पे बह रहे होते हैं फ्लूइड की तरह। मान लीजिए ये एक रिवर है जिसमें पानी की तरह बह रहे हैं एक फ्लूइड, वो होते हैं प्लाज्मा। और मछलियों की तरह कुछ तैर रहे होते हैं जो होते हैं आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स या कॉर्पासल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पासल्स, उसमें तीन मेजर होते हैं: वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। इन वेसल्स में आर्टेरियोल में जब ब्लड बह रहे होते हैं यानी कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जब बह रहे होते हैं तो उससे क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें इंटरस्टिशियम में बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो वाटर मॉलिक्यूल चले जाते हैं। फिर बिकॉज ऑफ इसमें आपकी जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर को वापस खींच लेते हैं। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का एक आपका इक्विलिब्रियम बना रहता है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम में एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहते हैं। ये ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड को भी फिर ड्रेन करने के लिए एक मैकेनिज्म हम लोगों का अंदर है, एक अलग ही एक सिस्टम जो लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में होते हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज वगैरह होते हैं जो इसका एक फिल्ट्रेट आपके ये अपने अंदर ले लेते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। फिर वहाँ से जाके हम लोगों का लिम्फेटिक कैपिलरी से फिर जाके वेन तक इसका एक कनेक्शन होता है। तो ये दोनों सिस्टम, एक आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम, दो अलग अलग सिस्टम होने के बावजूद भी इन दोनों में कनेक्शन है। जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक पार्ट है लिम्फ, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, और ब्लड में दो पार्ट प्लाज्मा और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये दोनों में एक इंटरकनेक्शन है, तो इसलिए दोनों फ्लूइड को हम लोग एक साथ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है। ये ब्लड और प्लाज्मा क्या होते हैं इसके समझने के लिए ये डायग्राम को थोड़ा समझिए। हम मान लीजिए कहीं ब्लड टेस्ट कराने कभी चले जाते हैं, अपने खुद का वे बहुत ब्लड टेस्ट करवाए हैं या पेरेंट्स की या घर में किसी लोगों का, वो पहले एक सीरीज से ब्लड ले लेते हैं, ये रॉ ब्लड। उसको फिर ये लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। करने के बाद ऊपर जो होता है, जो लाइटर पार्ट होता है वो ऊपर चले जाते हैं, जो हेवियर पार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आते हैं। वो हेवियर पार्ट होते हैं आपका 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स, ये तीन चीज़ होते हैं, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे चले आते हैं। और ऊपर की जो 55% जो कि स्ट्रो कलर्ड या येलो कलर्ड है वो होते हैं आपका प्लाज्मा, वो ऊपर रहते हैं, उसकी ग्रेविटी थोड़ा कम होता है। ये जो प्लाज्मा, स्ट्रो कलर्ड और विस्कस फ्लूइड है, ये तकरीबन 55% ऑफ टोटल ब्लड होते हैं। इसमें फिर 90 से 92% होते हैं आपका वाटर, और प्रोटीन होते हैं 6 to 8%। और बाकी जो 2% होते हैं उसमें अदर सॉल्यूल्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट, विटामिन, रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक हार्मोन होते हैं। ये अदर में जो जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट, इसकी बहुत अहम रोल होते हैं आपकी रेस्पिरेटरी जो आपकी सिस्टम है उसको उसमें भी पढ़ाया जाएगा। फिर क्लोरीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं।
उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है प्रोटीन, जो कि तकरीबन 6 to 8% यानी कि 7% है। इस प्रोटीन में अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रोटीन होते हैं, जिसमें मेजर टाइप होते हैं सबसे ज़्यादा। उन प्रोटीनों में से सबसे ज़्यादा तकरीबन 60% होते हैं एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है, इसमें ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है। ये जो हमने बोले थे पहले कि कैपिलरी से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इंटरस्टिशियम में फ्लूइड चले जाते हैं, फिर उसको रिटर्न आते हैं। इसका जो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर का बैलेंस, ये बैलेंस एल्बुमिन इसको बैलेंस रखते हैं। ये अगर एल्बुमिन बॉडी में कम हो जाएगा क्या होगा, तो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड चले जाएंगे वाटर, लेकिन रिटर्न वो जो आना था वो नहीं आएंगे, बैलेंस नहीं रहेंगे। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में इडिमा या सूजन हो जाते हैं। ये हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एल्बुमिन की कमी की वजह से। और एक इम्पॉर्टेंट इसके बाद प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, तकरीबन 35% है। इसका काम हम लोगों का बॉडी में क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये काम करते हैं। कैसे, अपनी बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन नाम में ही आपका ग्लोब्यूलिन्स है। इम्यून मतलब इम्यूनिटी के काम है, वो आपकी ग्लोब्यूलिन से होते हैं। और एक स्मॉलर परसेंटेज वो होते हैं फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन के साथ और एक जो बात देखेंगे हम लोग एकदम अदर में आपने दिखा होगा, कोएगुलेशन फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ऑफ कोएगुलेशन, ये फैक्टर्स ऑफ कोएगुलेशन, फिब्रिनोजेन और हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का एक होते हैं प्लेटिलेट, ये तीनों का अहम रोल होता है अपनी क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग मतलब कभी हम लोगों का कहीं पे कट हो गया तो ब्लड वो जम जाते हैं, ठीक है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उसमें बह ना सके, तो इन तीनों का उसमें रोल होता है क्लॉटिंग में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, उसमें हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट कॉर्पस्कल्स होते हैं। एक तो होते हैं इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रो मतलब लैटिन में उसका नाम होते हैं रेड, साइट मतलब सेल्स, ल्यूको मतलब वाइट, साइट मतलब सेल्स। प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो मतलब जो आपका क्लॉटिंग में थ्रोम्बस बनाते हैं, क्लॉट के लिए जो सेल यूज होते हैं उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये सभी मिला के तकरीबन 45% ऑफ द टोटल ब्लड होते हैं। ये इराइथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल जो है वो बॉडी में सबसे मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स, नॉट ओनली ब्लड सेल्स बट किसी भी किस्म का सेल हो वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं। ये हम लोग के बॉडी में, ये देखिए, ये इसका शेप क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें क्या होता है आपका डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। तो न्यूक्लियस नहीं रहने की वजह से क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसको ट्रांसपोर्ट करने में इसमें न्यूक्लियस के स्पेस नहीं रहता, स्पेस कवर नहीं करता, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली रहता है ताकि ये दोनों गैस को ये ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है जानना है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये मोस्ट एबंडेंट तो है। इस कितना है हम लोग के बॉडी में, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से 55 लैक्स, 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, इतनी इसकी अमाउंट में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, और एक चीज़ है इसमें, नॉट ओनली डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, ये बाइकोनकेव शेप भी है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, आपकी कलर होते हैं इसका रेड। क्यों, क्योंकि एक पिगमेंट की वजह से जो कि आपका है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर होता है रेड, जिसमें आयरन एलिमेंट होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये रेड होता है। हमें और जानना होगा कि इसके साथ साथ और भी थोड़ा सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या क्या उसमें यूज़ होते हैं, विटामिन B12, कॉपर, उनका भी रोल होते हैं। ये ब्लड की जो फॉर्मेशंस होते हैं, ब्लड जो बनते हैं, आरबीसी जो बनते हैं, आरबीसी बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोपोएसिस। ये आरबीसी को बनना कहाँ से बनते हैं, आपकी रेड बोन मेरो में। ये रेड बोन मेरो में जब आप इसका ब्लड बनते हैं तो बनने के बाद एक किडनी से निकला हुआ प्रोटीन जिसका नाम होते हैं इराइथ्रोपोएटिन, जिसका बहुत अहम रोल होता है। ये इराइथ्रोपोएटिन भी बहुत बार इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इराइथ्रोपोएटिन यूज़ होते हैं किस में, इराइथ्रोपोएसिस में।
ये रेड बोन मैरो में बन चुका है। अब इसका फंक्शन जो कि है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस वो करेंगे। वो करने के बाद इसका क्या होगा, एवरेज ये कितने दिन जिंदा रहेंगे, तकरीबन 120 डेज। ये जिंदा रहने के बाद ये मर जाएंगे, ब्लड अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कहाँ पे, अपनी जो स्प्लीन है उसमें जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो स्प्लीन को हम इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। तो ये आप इस पर भी कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह पूछते हैं। अब हमें जानना है हमारी बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमारी हर 100 ml ऑफ ब्लड, याद रखें 100 ml, 1 लीटर नहीं, इसमें क्या होता है 12 to 16 ग्राम्स, याद रखें मिलीग्राम नहीं, 12 to 16 ग्राम्स ऑफ इसमें हीमोग्लोबिन रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन रहने के बाद ये इसका अपना काम होता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये क्या होता है, कभी कभार ये नॉर्मल से हम लोगों का डिविएशन होता है। जब इस नॉर्मल से कम हो जाते हैं, 12 से कम, तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। हमें पता होगा बहुत सारी रीज़न की वजह से एनीमिया होता है, स्पेशली यंग बच्चे, वुमेन और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की बहुत कमी रहती है। मेल में भी कमी रहती है। तो ये जो एनीमिया है इसको करेक्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। और एक होते हैं 16 ग्राम है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो उसको हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया जो होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों के पास हीमोग्लोबिन है। ये कहाँ पे होते हैं, हम हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन वगैरह में अगर हम चले जाते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल एयर में कमी की वजह से अपने बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन बना दे, जाकि कम ऑक्सीजन में भी हम सर्वाइव कर सके। तो इसकी वजह से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है। ये कॉम्पेंसेटरी प्रोसेस है। फिर आप माउंटेन से नीचे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे कमेगा। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीसाइथेमिया। कभी कभी बीमारी भी होती है जिसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया होते हैं। तो ये अब जब मेडिकल पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में आप इसको जानेंगे। ये इरेथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको अगर आप समझना है तो ये लाइफ की कब कहाँ कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब इंट्रा यूटेरिन लाइफ, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बच्चे अंदर होते हैं, उस फीटस को आप 3 महीने के 3 पार्ट में, हिस्से में उसको डिवाइड कीजिए, जिसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद उसका बेबी का जन्म हो गया, फिर वो एडल्ट बेबी हो गया। इसमें क्या होते हैं, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप मान सकते हैं, उसमें कहाँ से होते हैं, यॉक सैक से होते हैं। उसके बाद फिर मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी और अर्ली फिटल लाइफ। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यूजुअली इस पार्ट में आपका स्प्लीन, लीवर से इसका प्रोडक्शन होते हैं। लिम्फ नोड भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं। तो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा यॉक सैक पे ऊपर, स्प्लीन के ऊपर। फिर आपका क्या होता है, लेट फिटल लाइफ से अर्ली चाइल्डहुड तक, मान लीजिए तकरीबन 5 ईयर्स तक, ये जो पीरियड है इसमें कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो हम लोगों का रेड मैरो होता है, रेड मैरो से प्रोड्यूस होता है, ओनली रेड मैरो। उस टाइम से ये स्प्लीन, लीवर यहाँ से बंद हो जाता है प्रोडक्शन होना। रेड मैरो ऑफ, इसको याद रखना है किसका, ऑल बोन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है इस एज में। लेट आपका जो लेट फिटल लाइफ और अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ऑल बोन। इसके बाद 5 ईयर्स के बाद जो एडल्ट शुरू हो जाते, धीरे धीरे एडल्टहुड तक चले जाते हैं, तब क्या होता है, उसमें भी रेड मैरो होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ लॉन्ग बोन का रेड मैरो से निकलते हैं। लॉन्ग बोन जैसा अपना ह्यूमेरस हो गया, फीमर हो गया, इन सब बोन से ये इसका प्रोडक्शन होते हैं। और एक किस्म का फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसको वाइट ब्लड क्यों बोलते हैं, नाम इसका वाइट बोलते हैं, लेकिन ये होते हैं कलरलेस। क्यों कलरलेस होते हैं, इसमें आपकी हीमोग्लोबिन नहीं रहता। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूक्लिएटेड। और इसमें नंबर कितना होता है आपकी, उसमें जो 5.5 मिलियन के करीब था, उसमें इसमें होते हैं 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, इतने नंबर के होते हैं। तो ये यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, ये डेज से वीक या मंथ तक इसका लाइफ होता है। ठीक है,
इससे भी ज़्यादा भी होता है कभी कभी, कुछ शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होते हैं। तो इसमें जो दो आपकी अहम टाइप होते हैं इसकी, उसके बारे में हमें जानना है। ये जो ल्यूकोसाइट्स है, इसकी जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करके इसको दो मेजर टाइप, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये दो मेजर टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें दाने दाने दिख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसके साइटोप्लाज्म में दाने दाने यूजुअली नहीं दिखते हैं। तो इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, यूजोनोफिल होते हैं, बेजोफिल होते हैं। और ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। इन ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स का हर किसी का अलग अलग फंक्शन होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, उसके कलर अलग अलग होते हैं। तो उसको जानने के लिए हम इसको देखते हैं, जिसमें इन 5 टाइप में सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल तकरीबन 60 to 65% ऑफ ऑल टोटल ब्लड, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोल के काउंट होता है। टोटल ल्यूकोसाइट्स, टोटल वाइट जो ब्लड सेल्स है उसमें 60 to 65% होते हैं न्यूट्रोफिल। और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें देखिए बहुत सारे लोब्स हैं, मल्टी लोब्ड। तो इसके लिए इसको मल्टी लोब न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स भी बोलते हैं, PMN भी बोलते हैं। और इसका कलर क्या होता है, इसमें न्यूट्रल मानना है। न्यूट्रल के लिए क्या होता है, एसिड और बेस दोनों होना पड़ेगा। तो इसमें एसिडिक डाई भी ले लेते हैं ये स्टेन, और बेसिक भी ले लेते हैं। ठीक है, इसके न्यूट्रल की वजह से इसको याद रखना है, दोनों एसिड और बेस दोनों। फंक्शन के तौर पे ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी हमारे अंदर अगर चले आए तो इसको ये निगल लेते हैं। इसके लिए ये एक्यूट जो हम लोगों का बॉडी रिएक्शन होते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसके साथ साथ और एक वो है जो इससे थोड़ा कम है हम लोगों का, यूजिनोफिल 2 to 3% है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए इसमें बाई लोब, 2 लोब होते हैं, बाई लोब्ड। ठीक है, जिसमें ई फॉर यूजिनोफिल, ई फॉर ईयरफोन, इस टाइप का ईयरफोन का टाइप का बाई लोब्ड होते हैं। जब कलर की बात आई, ये यूजोनोफिल जो है ये यूजुअली आपकी एसिडिक डाई को ले लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रेड कलर दिखता है। और उससे जो और एक ग्रेनुलोसाइट्स ऑफ बेसोफिल, वो सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1%। इसमें यूजुअली ट्राई लोब्ड होते हैं, 3 इसका लोब होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, आपका कलर क्या होता है इसका, बेसिक, ब्लू फॉर बेसिक, ब्लू फॉर बी फॉर बेजोफिल, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू कलर, बी। इसको निमोनिक के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, ये ब्लू कलर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, बेजोफिल का बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसमें से कुछ सीक्रेट होता है, एक तो आपका सीक्रेट होता है हिस्टामीन, एक सीक्रेट होता है आपका सीरोटोनिन, और सीक्रेट होता है आपका हेपारिन। ये जो हेपारिन होता है इसका काम क्या करते हैं, कोएगुलेशन को रोकते हैं। हिस्टामिन का काम क्या होता है, वेसो डायलिटेशन, वेसल के डायलेट करते हैं। और सेरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का टाइप का काम होता है इसका। अब जो यूजोनोफिल था, इसमें हम बाइलोब थे, एसिडिक था, उसका फंक्शन क्या होता है, हमारी यूजुअली जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें यूजोनोफिल का काम होता है। या और इसके साथ साथ कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, उसको रोकने के लिए यूजोनोफिल का काम होता है। ठीक है, ये हम तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस कर लिए। उसके बाद होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का सबसे ज़्यादा होते हैं लिम्फोसाइट्स, और थोड़ा कम होते हैं उसमें मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस क्या होता है आपका, किडनी शेपेड। इसके देखिए किडनी शेपेड इसका न्यूक्लियस होते हैं, किडनी की तरह। और इसका भी फिर ब्लू कलर जो है, इसलिए बेसिक स्टेन ये ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन और न्यूट्रोफिल का फंक्शन में थोड़ा मिलता जुलता है। इसका फंक्शन भी आपका फेगोसाइटोसिस ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यह आपका लार्जर पार्टिकल, जैसे ट्यूबरकुलर बेसिलाई वगैरह हो, मलेरिया का जो पैरासाइट हो, उस टाइप का इसमें फेगोसाइटोसिस करने में जो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं उसका फेगोसाइटोसिस में इसका रोल होते हैं।
और जो एक है लिम्फोसाइट्स, इसकी न्यूक्लियस जो है आपका हॉर्स शो शेपेड है, घोड़े की पाँव की तरह है, हॉर्स शो शेपेड। और ये भी फिर बेसिक स्टेन ले लेते हैं। और इसका फंक्शन होता है, इसमें मेजर दो टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी और बी में फिर टी में होते हैं हेल्पर और किलर सेल्स होते हैं। इन दोनों का, इन टी और बी सेल का क्या काम होते हैं, हमारी इम्यून मेमोरीज वगैरह बनाने में, इसका इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, इम्यून रिएक्शंस में हम लोगों का लिम्फोसाइट्स का रोल है। और एक जो फॉर्म एलिमेंट था हम लोगों का प्लेटिलेट या थ्रोम्बोसाइट, कहाँ से बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट बहुत बड़ा एक सेल होते हैं, उससे फिर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में प्लेटिलेट में बढ़ जाते हैं। इसका लाइफ स्पैन होता है यूजुअली 1 वीक। और इसके अंदर क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं जनरली। और इसका रोल क्या होता है, इसके रोल के बारे में हमने पहले बताए थे। फिब्रिन, क्लॉटिंग फैक्टर और जो प्लेटिलेट है, ये तीनों मिला के एक साथ काम होके इसका आपका ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। चूँकि ये क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग में इसका काम होता है, इसलिए इसका नाम थ्रोम्बो का वर्ड है, थ्रोम्बस क्लॉट बनाना। इसका रोल है थ्रोम्बोसाइट में। ये प्लेटिलेट अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, इसकी रेंज कितना होता है, 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। उससे अगर 1.5 से अगर कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया मतलब कम, साइटोसिस मतलब ज़्यादा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग अच्छी तरह से नहीं होगा, उसकी वजह से हमारे बॉडी में लाल लाल रैशेस पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। हमने देखे हैं जो डेंगी में क्या होता है, प्लेटिलेट बहुत कम हो जाते हैं, उसकी वजह से एक डिजीज़ है डेंगी, वायरस से, मॉस्किटो बाइट से होते हैं। तो उससे क्या होता है, डेंगी से आपका ये रैशेज वगैरह होते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अब ये क्लॉटिंग के बारे में जान लिए। अब क्या होता है, कभी किसी वजह से हमारे बॉडी में अगर खून थोड़ा कमी हो जाता है ब्लड के, तो हम उसको ब्लड बाहर से दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड। लेकिन इस ट्रांसफ्यूज़न के लिए हमें बहुत अहम एक चीज़ जानना है कि किसी के ब्लड किसी के अंदर ऐसे रैंडमली हम उसको नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें उसका जो कैटेगरी है, ग्रुप है, उसको जानना होगा। तो यूजुअली क्या होता है, ब्लड में बहुत अलग अलग किस्म का ग्रुपिंग होते हैं। इन ग्रुपिंग में से हमें ABO और RH जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये दोनों ग्रुप को मैचिंग किया जाता है। अब ये ग्रुपिंग क्या होते हैं, इसके लिए हमें जानना होगा ब्लड जो RBCs है उसके सेल के ऊपर जो एंटीजन होते हैं, सेल के सरफेस पे एंटीजन होते हैं दो टाइप का, A और B। तो ये दोनों के हिसाब से आपकी ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन होते हैं, ये एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से। और एंटीजन के साथ साथ क्या होता है, अगर A एंटीजन है तो बॉडी में उसका करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी है, NTA, वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये एंटीजन हमारे बॉडी में इनहेरेंटली है। तो इट्स नॉट ए फॉरेन थिंग फॉर अस जो A ब्लड ग्रुप है। तो A ग्रुप जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, उसके बॉडी में नहीं रहेगा। और जो B एंटीजन है उसका करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी है वो है एंटी बी। वो जिसके बॉडी में बी एंटीजन रहेगा उसके बॉडी में एंटी बी नहीं रहेगा। तो सरफेस एंटीजन इसमें देखिए, जो A ब्लड ग्रुप है उसमें A है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी A नहीं है। इसमें B एंटीजन नहीं है, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एंटी बी है। तो सिमिलरली B ग्रुप में B एंटीजन है और एंटी A एंटीबॉडी है। AB ग्रुप में दोनों एंटीजन है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी नहीं रहेगा। O ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी है, इस दोनों एंटीजन नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी रहेगा। अब जो ये क्रॉस मैचिंग हुआ, इसमें कौन किसको डोनेट कर सकते हैं, कौन किसको डोनेट नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसमें बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ये डोनेट कौन किसको कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक चीज़ अहम माइंड में रखना होगा, वो है एंटीजन कौन सा प्रेजेंस है। आप एंटीबॉडी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीजन जिसमें प्रेजेंट है, ये 4 ब्लड ग्रुप है, वो एंटीजन जिसको डोनेट करेंगे
इसमें जो एंटीजन है ये मान लीजिए हम लोगों का हो गया डोनर, और है एक रिसिपिएंट जो रिसीव करेंगे इसको। तो ये डोनर के पास जो एंटीजन होगा वो अगर रिसिपिएंट में वो एंटीजन नहीं है तो उसको क्रॉस रिएक्ट करेंगे और वो ब्लड डैमेज हो जाएंगे, वो ब्लड नहीं दे सकते। तो यही आपका बेसिक फंडा है। जैसे कि आप देखते हैं इसमें ए ग्रुप में ए एंटीजन है, तो जिसमें ए एंटीजन नहीं है वो उसको डोनेट नहीं कर सकते। बी ग्रुप में आपका ए एंटीजन नहीं है तो इसलिए ए वाले बी को डोनेट नहीं कर सकते। ओ में ए एंटीजन नहीं है, ओ में भी डोनेट नहीं कर सकते। ये ए ब्लड ग्रुप वाले ए ग्रुप को दे सकते हैं क्योंकि उसमें ए एंटीजन है। ए बी ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं क्योंकि वो उसमें ए एंटीजन है। बी ग्रुप में ए एंटीजन नहीं है इसलिए बी को नहीं दे सकते। ओ में ए एंटीजन नहीं है इसलिए इसमें नहीं दे सकते। बी ब्लड ग्रुप वाले सिमिलरली बी ग्रुप में बी एंटीजन है, दे सकते हैं। ए बी वालों को भी दे सकते हैं। ए में बी एंटीजन नहीं है, नहीं दे सकते। ओ वालों को भी नहीं दे सकते। ओ ग्रुप वालों में ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है इसलिए हर किसी को दे सकते हैं ये। ए बी ब्लड ग्रुप वाले दोनों एंटीजन है इसलिए किसको दे सकते हैं, जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी ब्लड वालों को, और बाकी किसी को ये डोनेट नहीं कर सकते। तो इस चार्ट से हमारा रिसिपिएंट का भी चार्ट क्लियर हो गया। ओ वाले किससे रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ अपने ओ वाले से ही रिसीव कर सकते हैं। ए बी वाले किससे रिसीव कर सकते हैं, हर किसी से रिसीव कर सकते हैं। बी वाले किससे रिसीव कर सकते हैं, बी ग्रुप वाले से और ओ ग्रुप वाले से रिसीव कर सकते हैं। ए ग्रुप वाले किससे रिसीव कर सकते हैं, ए एंड ओ वाले से। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिसीव कौन कर सकते हैं, ए बी वाले। वो हो गया आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल हर किसी से ले सकते हैं। ओ वाले हर किसी को डोनेट कर सकते हैं, ये वाला जो हर किसी को ओ वाले क्या होते हैं, हर किसी को डोनेट कर सकते हैं, ये वाला जो हम देखेंगे, इसलिए यूनिवर्सल हर किसी को दे सकते हैं। ये वाला हो गया यूनिवर्सल डोनर। ये ए बी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ओ वाले यूनिवर्सल डोनर। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें ए बी ओ के साथ साथ और एक ग्रुपिंग देखते हैं, आर एच ग्रुपिंग। ये आर एच क्या होता है, रेसस मंकी में एक एंटीजन पाया जाता है जिसको बोलते हैं आर एच एंटीजन। उस सिमिलर एंटीजन ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। जिनके ब्लड में पाए जाते हैं वो आर एस पॉजिटिव होते हैं, जिनमें पाए नहीं जाते वो आर एस नेगेटिव होते हैं। ये जो आर एच है ये एक किस्म का एंटीजन होते हैं, लेकिन हमें ये जानना है इसके लिए ए बी में जो था करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी, इस तरह इसमें क्या होता है, आर एच ग्रुपिंग में नॉर्मली हम लोग के बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहता, सिर्फ एंटीजन ही रहता है। तो ये एंटीबॉडी बनता है, कब बनता है, उसी से एक डिजीज़ होता है, वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा हमें वो जानना ज़रूरत है। एंटीबॉडी नॉर्मल टाइम पे हमारे बॉडी पे नहीं बनता। एक ही सिचुएशन है जब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फिटस मतलब बच्चा, उसका एक डिजीज़ होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसमें आपका एंटीबॉडी बनता है। कैसे बनता है बताता हूँ मैं। जब क्या होता है, आर एच नेगेटिव मदर और पॉजिटिव फादर से क्या होगा, एक पॉजिटिव बेबी होगा। मदर नेगेटिव, फादर पॉजिटिव से एक पॉजिटिव बेबी होगा। तो इसमें क्या होगा, पूरा प्रेगनेंसी ठीक रहेगा। डिलीवरी के टाइम पे ये ब्लड के साथ ये दोनों ब्लड में थोड़ा सा मिक्स होगा। मिक्स होने की वजह से ये एंटीजन मदर के ब्लड में चले जाएंगे, तब जाके ये एंटीजन के खिलाफ मदर में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये प्रोड्यूस होके मदर में रह जाएंगे। बेबी ये नॉर्मल डिलीवरी होगा, हेल्दी बेबी होगा, फर्स्ट बेबी। लेकिन दोबारा जब प्रेगनेंसी होगा, दोबारा जब पॉजिटिव बेबी प्रेग्नेंट होगा, ये एंटीबॉडी ये एंटीजन में ब्लड में बेबी में चले आएंगे और बेबी को ये बेबी के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ब्लड डिस्ट्रॉय करने के बाद एनीमिया हो जाएंगे और जॉन्डिस हो जाएंगे। जॉन्डिस के बाद ये बच्चा, उसके फैटल डिजीज़ होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं।
तो ये जो प्रोसेस है, ये एंटीबॉडी आके बेबी को मार देता है। इसको बोलते हैं इरेक्टोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको रोकने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ये जो एंटीबॉडी है इसके खिलाफ एंटी आर एच एंटी, इसको बोलते हैं आर एच एंटीबॉडी। इसके खिलाफ एक एंटीडोट है हम लोग का, एंटी आर एच एंटीबॉडी। वो हम लोग मदर के पहले बेबी के डिलीवरी के तुरंत बाद ही, ये पहली बेबी की डिलीवरी की तुरंत बाद ही मदर को हम लोग इसको इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि ये एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेकंड जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो सेकंड बेबी भी हम लोगों का हेल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। अभी जो क्लॉटिंग है, जब हम लोग अब कहीं वेसल वगैरह कटते हैं, वहाँ से ब्लड निकलते हैं, वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। कैसे? उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में फिब्रिनोजेन, हम जो बोले थे, एक फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन था, एक क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटिलेट, तीनों मिलके जो एक हमारे बॉडी में क्लॉट फॉर्म करते हैं। तो ये फिब्रिनोजेन क्या होता है, हमारे बॉडी में यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसलिए बॉडी में नॉर्मली क्लॉट फॉर्म नहीं होता। तो इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को हम लोग फिब्रिन में कन्वर्ट होता है जब कट वगैरह होते हैं। कौन इसको कन्वर्ट करते हैं? आपका थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के लिए भी फिर एक इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन रहता है, उसको फिर क्या होते हैं, आपकी थ्रोम्बोकाइनेज इसको आपको ये एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। ये थ्रोम्बिन जाके फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, ये फिब्रिन जाके क्लॉटिंग फैक्टर और फिर आपका प्लेटिलेट के साथ मिलके क्लॉट फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इन प्रोसेस में कैल्शियम आयन का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है ये कोएगुलेशन प्रोसेस में। तो आगे मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें फिब्रिनोजेन का कोई इश्यूज़ हो, क्लॉटिंग फैक्टर का कोई कमी हो, या प्लेटलेट किसी की कमी की वजह से हम लोगों के बॉडी में ब्लीडिंग का टेंडेंसीज वगैरह होते हैं। अभी जो हम लिम्फ के बारे में पहले भी बोले हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हम लिम्फेटिक चैनल में चले जाते हैं, पहले बोले हैं हमने, उसमें क्या होता है यूजुअली, ये जो आपकी कैपिलरीज से इंटरस्टिशियम में चले जाते हैं, फिर जाके आपकी लिम्फेटिक चैनल में जाते हैं। इसमें कैपिलरी से जाने के वक्त प्रोटीन नहीं जा पाता, प्रोटीन के साइज थोड़ा ज़्यादा होते हैं, सिर्फ वाटर वगैरह और थोड़ा सा सॉल्यूबल सब्सटेंस, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस इसमें चले जाते हैं, तो प्रोटीन वगैरह नहीं जाते हैं। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटिलेट, वो भी नहीं जा पाते। तो ये टिश्यू जो होता है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ से फिर आपका लिम्फेटिक में एब्जॉर्ब होते हैं। लिम्फेटिक प्रोसेस, ये जो सिस्टम है कैपिलरीज में, उनका अपना एक लिम्फेटिक ये होते हैं, क्या उसमें ज़्यादा आपकी स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनका काम है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिफेंस मेंटेन करना। और एक चीज़ क्या होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, जो लैक्टियल्स वगैरह होते हैं, जो विलाई होते हैं, विलाई में क्या होते हैं, एक लैक्टियल्स बोल के एक ऑलरेडी लिम्फेटिक सिस्टम है, वो क्या करते हैं, बॉडी की फैट को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये फैट को ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या होता है, फिर जाके ये लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये लिम्फेटिक जो लिम्फ हम लोगों का है, ये फैट में बहुत ज़्यादा एबंडेंट फैट होते हैं इसमें। ठीक है। फाइनली एक रिकैप के तौर पे हम चारों फ्लूइड्स को देखते हैं। पहले होते हैं हम ब्लड में क्या क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटिलेट, और होते हैं प्लाज्मा। इससे हम लोग का फॉर्म एलिमेंट्स को हटा देंगे तो बन जाएगा वो प्लाज्मा। फॉर्म एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो बनेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा से फिर क्लोटिंग फैक्टर हटा देंगे, वो बन जाएंगे आपका सेरम। ठीक है। और जो इंटरस्टिशियम में प्रोटीन नहीं रहेगा, फिर आपका फॉर्म्स एलिमेंट्स नहीं रहेगा, वहाँ से जब इंटरस्टिशियम में फ्लूइड, वाटर सॉल्युबल फ्लूइड चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिम्फ। इनका हर किसी का अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का ब्लड है, इसका कलर क्या होता है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उसकी वजह से कलर क्या होता है इसका, रेड है। आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं इसमें, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ होते हैं। प्लाज्मा में फिर सेकंड में इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसीज नहीं रहते, डब्ल्यूबीसी कोई फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं रहता, इसके लिए इसका कलर क्या होता है, कलरलेस या स्ट्रॉ कलर होते हैं। ठीक है। स्ट्रॉ कलर या येलो होते हैं। आरबीसी नहीं रहता, डब्ल्यूबीसीज नहीं रहता, लेकिन करस्पॉन्डिंग इसका एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होते हैं वो रहते हैं प्लाज्मा में। ये भी एक किस्म का प्रोटीन है। हॉर्मोन्स भी इसमें रहते हैं। सीरम में क्या होता है यूजुअली आपका, इसका भी कलर स्ट्रॉ कलरलेस ही होते हैं इसमें। ठीक है, कलरलेस। इसमें आरबीसीज नहीं रहता, एंटीबॉडी वगैरह रहते हैं।
हार्मोन भी इसमें यूजुअली नहीं रहता, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका क्या होता है, इसके साथ फाइनली जो लिम्फ है उसमें भी कलरलेस ही होते हैं, लेकिन इसमें भी आपका क्या दिखता है, आरबीसीज नहीं होता, लेकिन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में सिर्फ एक किस्म का स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स अबंडेंट होता है इसमें, ठीक है। और जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स में यूजुअली रहता है, प्रोटीन यूजुअली इसमें नहीं रहता। तो मुझे लगता है मैंने अभी सब ये वाला जो टॉपिक था ब्लड फ्लूइड्स में, ब्लड के बारे में बताएं, लिम्फ के बारे में बताएं, ब्लड में फिर हम लोगों ने फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा के बारे में बताएं, प्लाज्मा में फिर प्रोटीन्स के बारे में बताएं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर एरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट के बारे में बताएं, फिर हमने ब्लड ग्रुपिंग के बताएं, फिर हमने क्लॉटिंग के बारे में बताएं, और फाइनली हमने सबको एक लास्ट में एक थोड़ा सा इसको रिवीजन किए। मुझे लगता है मैंने इसमें इतना ही था इस टॉपिक पे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।